हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर लाइव सॉल्व करके देखेंगे। मतलब उसमें देखेंगे कि एक सैम्पल पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। जो भी गलती होगा मैं आपके सामने मतलब लाइव सैम्पल पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो आगे वीडियो में बने रहिए। सीबीएसई का इंग्लिश का क्या है, सैम्पल पेपर है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर कितना है, 184 है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए है, सेशन 2025 एंड 2026। टाइम हमारे पास 3 आवर है और 80 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ इंस्ट्रक्शन है। बोला है कि इस क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमारे कंपलसरी हैं। सेक्शन ए हमारा रीडिंग स्किल है, सेक्शन बी हमारा ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, सेक्शन सी हमारा लिटरेचर और टेक्स्ट बुक है। अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। तो आज हम क्या करेंगे, हम सेक्शन ए का आज रीडिंग स्किल कवर करेंगे। सेक्शन ए का रीडिंग स्किल जो कि 20 नंबर का है। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एक पैसेज को सॉल्व किया जाता है एकदम ठंडे दिमाग से। पहले देखो क्या करो, पैसेज सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। पैसेज सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ो, एकदम बारीकी से पढ़ो। जहाँ पे अटकते हो, जिस मीनिंग का मीनिंग तुम्हें नहीं आता है, पहले तो एक बार ऐसे ही रफली पढ़ लो कि क्या बोल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स इज अ वेलकम ट्रेंड इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर मास प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफन डोमिनेट्स मार्केट्स। जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे रुक जाओ। वो यहाँ पे मतलब जैसे कि एक लाइन को हमने पढ़ा तो हमें कुछ समझ में आया, ये कुछ ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट, द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स। इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम मतलब क्या होता है, इंडिजिनियस का मतलब हो गया किसी सेल्फ से रिलेटेड। इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम इज ए वेलकम ट्रेंड इन टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड वेयर मास प्रोड्यूस गुड्स ऑफन डोमिनेट्स मार्केट। क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो मार्केट है, हमारे मार्केट में क्या होता है कि जो मास प्रोड्यूस गुड्स है। मास प्रोड्यूस गुड्स का मतलब वैसा गुड्स जिसका प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं मास प्रोड्यूस गुड्स। तो एक बार फिर से पढ़ो, अगर लाइन समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से पढ़ो। द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स इज अ वेलकम ट्रेंड इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर मास प्रोड्यूस गुड्स ऑफन डोमिनेट्स मार्केट्स। फिर फुल स्टॉप रुक गया हूँ। These handcrafted products, rooted in the cultural and artistic tradition of their region, offer more than just aesthetic appeal। अब जैसे इसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग मैं सर्च करूँगा। क्योंकि इसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। These handcrafted products, rooted in the cultural and artistic tradition of their region, offer more than just एस्थेटिक अपील। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंसर्न विथ ब्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सर्न कॉन्सर्न विथ ब्यूटी। तो खूबसूरती से इसका कुछ लेना देना है। दे सिंबलाइज सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमिक्स एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज। क्या लिखा हुआ है, मतलब जैसे कि पहला लाइन को हमने पढ़ा, तो पहला लाइन से हमें ये समझ में आया कि जो मास प्रोडक्ट मतलब जो वैसा गुड्स जिसका प्रोडक्शन मास में होता है वो मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन दीज हैंड क्राफ्टेड मतलब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिसको हाथ से बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट, रूटेड इन द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ देयर रीजन। मतलब किसी भी एक रीजन का, एक स्पेसिफिक रीजन में वहाँ का कुछ कल्चरल ट्रेडिशन होता है। जैसे कि बोला जाता है कि बिहार में एक मधुबनी है, तो वहाँ का मधुबनी पेंटिंग वहाँ का क्या हो गया, कल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट वहाँ का हो गया। तो वहाँ मतलब उस रीजन के कल्चर में वो रूटेड है। ऑफर मोर देन जस्ट एस्थेटिक अपील, मतलब
वहाँ जैसे कि मधुबनी का है, तो मधुबनी पेंटिंग वहाँ के लिए क्या है, उसका वहाँ की खूबसूरती है। दे सिम्बलाइज सस्टेनेबिलिटी, मतलब किसी भी एरिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या सिम्बलाइज करता है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी करने का मतलब क्या हो गया, स्थिरता। सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज, और वहाँ के जो लोकल हैं जैसे कि हमारे जो कुम्हार भैया लोग हैं वो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल इकोनॉमीज हैं, अगर हम दिवाली में दिया खरीदते हैं कुम्हार भैया यहाँ से, तो उनका जो इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी, उनको सपोर्ट मिलता है। एंड प्रिजर्व हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी, और जब हम हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, प्रिजर्व होता है। प्रिजर्व होता है मतलब बचता है, क्या बचता है, हेरिटेज। हेरिटेज मतलब हो गया गर्व, ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी, मतलब जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वो एक डाइवर्स कम्युनिटी है, यहाँ पे सभी कास्ट एंड क्रीड के लोग रहते हैं और सबका हैंडीक्राफ्ट अलग अलग है। अगर हम लोकल चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो उनका मतलब उनका हेरिटेज बढ़ेगा, मतलब उनका समानता बढ़ेगा। वन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे रुक जाओ, अब सेकेंड पैराग्राफ पे आ रहे हैं। देखो हमने वन को क्या किया, जहाँ पे फुल स्टॉप था वहाँ पे रुका और उसके मीनिंग को समझा। ऐसे ही सारे पैराग्राफ के मीनिंग को समझते चलो। जैसे कि सेकंड, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर चूजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट इज देयर इको फ्रेंडलीनेस। देखो ये इस बात का मतलब हमें समझ गया कि हम इंडिजीनियस क्राफ्ट को क्यों चुनते हैं, मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट को हम पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए इको फ्रेंडली है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। अनलाइक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट, मोस्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट आर क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल लोकल सोर्स्ड मटेरियल्स, मतलब कि जैसे कि कोई फैक्ट्री में जैसे कि प्रोडक्ट बना, जैसे कोई खिलौना बना प्लास्टिक का बना, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो कितना खतरनाक है, प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जैसे कि ट्रेडिशनल खिलौना, जैसे कि देख लो पैसा रखने, बचपन में हम पैसा रखने वाला वो चुक्का खरीदते थे, वो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो गया। वो किससे बनकर बना है, मिट्टी से। नेचुरल एंड लोकल सोर्स मटेरियल्स, तो नेचुरल में मिट्टी हो गया और लोकल सोर्स में जैसे कि उसको कलर करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, नेचुरल हो गया। आर्टिसियन ऑफन एम्प्लॉय टाइम टेस्टेड मेथड दैट मिनिमाइज वेस्ट एंड अवॉइड हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रुक जाओ, आर्टिसियन जैसे कि हमारे जो कुम्हार भैया लोग हैं वो हमारे लिए आर्टिस्ट हैं। ऑफन एम्प्लॉय टाइम टेस्टेड मेथड, टाइम टेस्टेड मतलब क्या हो गया, मतलब वैसा मेथड का वो यूज़ करेंगे जो समय के साथ चलता आ रहा है। डेट मिनिमाइज वेस्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, जैसे कि फैक्ट्री में जो खिलौना बना वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक को जब हम मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको हीट देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम वही हैंडमेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे जो वेस्ट है वो कम होगा। एंड अवॉइड हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस होता है ना, एक किसी चीज़ को रोस्टिंग होता है, स्मेल्टिंग होता है, ये हार्मफुल क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। जैसे कि एग्जांपल, पोट्री मेड फ्रॉम लोकल क्ले, ये क्या हो गया, हैंडमेड हो गया, जो घड़ा बनता है लोकल मिट्टी का। हैंड वुवेन टेक्सटाइल यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज, तो हाथ से बुना हुआ, जैसे कि हमारी जो मम्मी लोग हैं वो ऊन का स्वेटर बनाती है, तो वो क्या हो गया, हैंड वुवेन टेक्सटाइल यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज। बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट, जैसे कि जो बांस का सूप बनता है, तो ये क्या हो गया, सब हैंडमेड प्रोडक्ट हो गया, बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट। ऑल हैव अ मच लोअर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कंपेयर टू मशीन मेड काउंटर पार्ट्स। जैसे कि बैम्बू का हम बनाएं, क्या सूप बनाएं, सूप क्या होता है, जैसे धान को फटका जाता है, तो उससे उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा एज कम्पेयर टू मशीन मेड काउंटर पार्ट्स। By opting for these items, consumer indirectly contribute to reducing pollution and promoting sustainable product। मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुम पॉल्यूशन को कम करने में तुम कैसे हेल्प कर सकते हो, तो पॉल्यूशन को कम करने में पहला तरीका यही है कि हम हैंडमेड प्रोडक्ट को खरीदें। उससे क्या होगा कि हम पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट तक रुको, यहाँ पे फुल स्टॉप लो और फर्स्ट और सेकंड को समराइज करो कि फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि जो मास प्रोडक्ट गुड्स होता है वो मार्केट को कैप्चर कर लेता है और जो हैंडमेड लोकल प्रोडक्ट होता है वो दब जाता है। सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया कि हमें लोकल प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट आल्सो स्ट्रेंथन्स लोकल इकोनॉमीज। यही बात बोल रहा है कि इंडिजीनियस करने का मतलब हो गया कि सेल्फ मेड हैंड प्रोडक्ट को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारा लोकल इकोनॉमी क्या होगा, बूस्ट होगा। मैनी आर्टिशियन डिपेंड
सोली ऑन देयर क्राफ्ट फॉर लाइवलीहुड, मतलब बहुत सारे जो हमारे कलाकार भाई लोग हैं, जैसे कि जो नाई है जो हमारा बाल काटता है, वो किस पर डिपेंड है? जब तुम सैलून में जाके बाल कटाओगे तो वो उस पर डिपेंड है। हमारे कुम्हार भैया हो गए, फिर हमारे बहुत सारे अलग अलग कास्ट ग्रेड के लोग हैं, उनका प्रोफेशन पहले से चलता आ रहा है, तो वो उसी पर डिपेंड है। ऑफन वर्किंग इन स्मॉल कम्युनिटीज़ वेयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर लिमिटेड, मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, वो फैमिली का जो प्रोफेशन चलते आ रहा है उसी को बचपन से वो देखते आ रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन लिमिटेड हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा जो है वो अपने पिताश्री को बचपन से मिट्टी का घड़ा बनाते हुए देखते आ रहा है, तो वो भी उस कला को सीख लेगा, तो उसके लिए ऑप्शन लिमिटेड हो गए। व्हेन पीपल परचेज देयर प्रोडक्ट इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट इनकम टू देयर आर्टिसन, इम्प्रूविंग देम एंड इनकरेजिंग देयर क्राफ्टमैनशिप। मतलब जैसे कि दीपावली में हम दिया खरीदे कुम्हार भैया से, तो उनके पास पैसा आया, तो उन पैसे से वे और अपने मतलब उनको ये एक बोल सकते हो ना कि एक बूस्ट मिलता है उनके इकोनॉमी को, ताकि वे और काम करते रहें। इनिशिएटिव लाइक फेयर ट्रेड फर्दर इंश्योर डैट आर्टिसन रिसीव फेयर वेजेस फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद इन देयर कम्युनिटीज़। जैसे कि पुस्तक मेला कभी कभी लगता है, जैसे कि बिहार का सबसे बड़ा मेला क्या हो गया, सोनपुर मेला, तो उसमें बहुत सारे जो आर्टिशियन लोग हैं वो अपना अपना कला बना के मार्केट में ले जाते हैं, और वहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि उनका जो भी आर्टिस्ट है और उनका जो कला है उसका फेयर वेजेस मिले, मतलब सही कीमत मिले। फोस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट तक रुक गए। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अगर हम समराइज करें तो फर्स्ट में ये बताया गया कि कैसे मास प्रोड्यूस्ड जो गुड्स है वो मार्केट को कैप्चर कर लेता है और इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम जो है वो दब जाता है। सेकेंड में ये बताया गया कि कैसे इंडिजीनियस क्राफ्ट गुड्स को अगर हम प्रमोट करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी इको फ्रेंडली रहेगा और उनको इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा। थर्ड पॉइंट में भी हमें यही बताया गया कि क्यों हमें इंडिजीनियस क्राफ्ट खरीदना चाहिए, मतलब लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मोर एवर इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स हेल्प प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। मतलब ये सब क्या है कि अगर तुमसे अभी तो हम क्वेश्चन पढ़े नहीं है कि पैसेज में क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछेगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजेस ऑफ इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम। तो पहला है कि ये प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है कल्चरल हेरिटेज को। एवरी हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट कैरीज अ स्टोरी, अ ग्लिम्स इनटू द ट्रेडिशन। मतलब हर एक हाथ से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका एक अलग स्टोरी रहता है कि एक राजा का सपना आया रात को कि मैं अपने रानी के लिए ये बनाऊंगा, और वो अपने दरबार में ये बोल दिया कि ये बना के लाना है, मतलब उसका एक अलग कहानी रहता है। बिलीव्स एंड अ स्किल पास डाउन थ्रू जनरेशन, वही जैसे मैंने बोला कि वो स्किल जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। इन इंडिया वेदर्स पेंटिंग, टेराकोटा ज्वेलरीज, स्कल्पचरल्स, एंथागोडी टाइल्स, मड वर्क फार्मर और मैनी अदर, ईच आइटम रिफ्लेक्ट देयर यूनिक आइडेंटिटी। जैसे कि इंडिया में पूछेगा कि इंडिया में हैंडक्राफ्ट क्या क्या होता है, तो यहाँ पे पेंटिंग होता है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया। टेराकोटा ज्वेलरीज, जैसे ये सुनने में थोड़ा इसका मीनिंग नहीं आ रहा होगा कि टेराकोटा ज्वेलरीज क्या होता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है। स्कल्पचर, जैसे कि मूर्ति बनाते हैं, कुछ दिन पहले अभी सरस्वती पूजा आया था, तो कुम्हार भैया लोग मूर्ति बनाए थे, तो उनको हम लोग जाके खरीदे थे, तो ये सब क्या हो गया, हैंडमेड प्रोडक्ट हो गया। एंथागोडी टेक्सटाइल्स, मड वर्क, वही मड वर्क मतलब कीचड़ वाला काम, मिट्टी का बर्तन। ईच आइटम रिफ्लेक्ट यूनिक आइडेंटिटी in its region. By choosing this craft, people not only appreciate the artisan but also help keep this tradition alive in era where culture harmonization threatens diversity. देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम इस क्राफ्ट को चूज करेंगे, हैंडमेड प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो पीपल नॉट ओनली अप्रिशिएट आर्टिसन, मतलब आर्टिस्ट जो उसको बना रहा है उसको तो प्रशंसा होगा ही कि इतना बढ़िया बनाया, बट इसके अलावा और क्या होगा, कीप दिस ट्रेडिशन अलाइव, मतलब हमारा जो ट्रेडिशन है, परंपरा चलते आ रहा है, वो जिंदा रहेगा एक इरा में। क्योंकि अभी मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो अभी मॉडर्नाइजेशन के चलते क्या हो रहा है कि सारा जो काम है वो डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल के चलते क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो दबते जा रहा है कहीं कहीं। तो 4 तक हमें समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा पॉज लो, 5 को फिर से शुरू करो। इन एडिशन टू देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू, इंडिजीनियस क्राफ्ट एड अ पर्सनल टच टू होम्स एंड वार्डरोब्स। क्या लिखा है, मतलब इन एडिशन टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू,
मतलब जो हैंडमेड प्रोडक्ट है उसका इकोनॉमिक वैल्यू है और कल्चरल वैल्यू है। इंडिजीनियस क्राफ्ट एड अ पर्सनल टच टू होम्स, जैसे कि हम घर में दिया जलाएं और घर में एक ट्यूब लाइट बनाएं जो मेड इन चाइना है, तो हमें पर्सनल टच किससे मिला, हमें अपनापन कब लगा, जब हम दिया जलाएं, हमें लगा कि हाँ दिवाली आई तो हम कुम्हार भैया से खरीद के दिया जलाएं, तो हमें अपनापन फील हुआ। एंड वार्डरोब्स, ये मीनिंग नहीं आ रहा है, उसको अंडरलाइन करते चलो। अनलाइक मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स विच ऑफन लैक इंडिविजिबिलिटी, हैंडक्राफ्ट प्रोड्यूस आर यूनिक। देखो मास में जो प्रोडक्शन होता है तब वो एक साइज फिक्स होता है, जैसे कि मैं टी शर्ट पहनता हूँ एम साइज का, तो मास प्रोडक्शन में जब टी शर्ट बनेगा एम साइज का तो बहुत सारा टी शर्ट को एक साइज में निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर हम टेलर के यहाँ जाएंगे, हम अपना कपड़ा का नापी देंगे, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअलिटी, मतलब एम साइज का टी शर्ट भले ही हमें बड़ा हो लेकिन हम टेलर भैया के जाके अपना नापी का टी शर्ट सिलवा सकते हैं। तो इससे हमें क्या हुआ कि इंडिविजुअलिटी, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट यूनिक हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा साइज का है, वो किसी को और को होगा नहीं। Each piece bears the imprint of the artisan effort, creativity, dedication, making it special for the buyers. बायर्स के लिए स्पेशल हो गया, जैसे कि बम्बू का बना हुआ बहुत सारा सामान महंगा मिलता है, बांस का बना हुआ सोफा हो गया, सूप हो गया, ग्लास हो गया, बहुत सारे खिलौने हो गए, तो वो यूनिक होता है। छठा का 6 पॉइंट पढ़ो। हाउएवर द प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट रिक्वायर्स सस्टेन इफर्ट टू थ्रिव। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब हमने तो बोल दिया, हमने क्या बोल दिया कि हैंडमेड प्रोडक्ट बढ़िया होता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या क्या? गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर ऑल हैव रोल टू प्ले। मतलब अगर हमें हैंडमेड प्रोडक्ट या इंडिजिनियस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है तो इसमें गवर्नमेंट का भी हेल्प लेना पड़ेगा, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेल्प लेना पड़ेगा, और जो हम कंज्यूमर हैं, जो हम उसको खरीद रहे हैं, इन सारे का एफर्ट है। पॉलिसीज डैट प्रमोट लोकल क्राफ्टमैनशिप प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आर्टिशन। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो हमारे कुम्हार भैया लोग हैं, नाई भैया लोग हैं, इनको क्या करे, ट्रेनिंग दे, ताकि वो अपने काम को और बारीकी से कर पाएँ। एंड क्रिएट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग देयर वर्क कैन बूस्ट द विजिबिलिटी एंड डिमांड फॉर द दिस प्रोडक्ट। मतलब अभी तो लोकल रीजन में बिक रहा है, जैसे कि मैं वज्रीगंज में रहता हूँ तो चट्टी का लाई फेमस है, या वहाँ के कुम्हार भैया लोग मिट्टी का घड़ा बढ़िया बनाते हैं। लेकिन अगर सरकार उनको क्या करे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे और ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करे उसको, तो कितना बढ़िया होगा। कंज्यूमर टू मस्ट एक्टिवली सीक आउट एंड इन्वेस्ट एंड हैंडमेड क्राफ्ट रेदर देन ऑप्टिंग चीपर फैक्ट्री मेड अल्टरनेटिव। देखो मतलब पूछेगा, आगे क्वेश्चन होगा कि एक जो कंज्यूमर है वो हैंडमेड प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो वो और फ्लिपकार्ट पे गया और देखा कि ये सामान सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से हम खरीद लिए। ये नहीं करना है, इसके बदले क्या करना है, हैंडमेड को खरीदना है, हैंडमेड क्राफ्ट को। चूजिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम इज ए मीनिंगफुल स्टेप टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल एंड कल्चरल इनरिच्ड वर्ल्ड। मतलब वैसा वर्ल्ड जो कि कल्चरली इनरिच्ड है, इंडिया जैसा कंट्री तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो कल्चरली इनरिच्ड वर्ल्ड के लिए इंडिजिनियस क्राफ्ट को बढ़ावा देना हमारे लिए क्या हो सकता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल मतलब क्या हो गया कि ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे और हमें फ़ायदा भी हो जाए। अब देखो पैसेज को हमने 6 तक पढ़ा, तो हमें यहाँ तक क्या समझ में आया, पॉइंट 1 2 3। पॉइंट 1 में हमने समझा कि कैसे मास प्रोडक्ट गुड जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट को मतलब दबा देता है। फिर इसमें हमने पढ़ा कि उसको क्या फ़ायदा है। चलो अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, वाई इज द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम डिस्क्राइब एज अ वेलकम ट्रेंड इन पैराग्राफ 1। देखो इसमें पैराग्राफ 1 भी मेंशन भी कर दिया कि इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, पैराग्राफ 1 में मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई इज द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम डिस्क्राइब एज वेलकम ट्रेंड। मतलब जैसे कि इंडिजिनियस क्राफ्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो ये वेलकम ट्रेंड क्यों है, पैराग्राफ 1 में अब इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखो यहाँ से लिखो, द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम is a welcome trend in today's globalized world where mass product goods often dominates market। तो यहाँ पे लिखोगे क्यों, लिखोगे बिकॉज मास प्रोड्यूस गुड्स ऑफन डोमिनेट मार्केट। मतलब मास प्रोड्यूस गुड जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर लेता है, और इंडिजीनियस को वेलकम हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये कल्चरली रूटेड है, आर्टिस्ट का ट्रेडिशन है। तो यहीं पे आंसर मिल गया। यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो कि दिस हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट रूटेड इन कल्चरल ऑफर मोर देन जस्ट एस्थेटिक अपील। दे सिम्बलाइज, ये भी लिख सकते हो कि दे सिम्बलाइज सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट्स लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व
हेरिटेज। तो इसका आंसर देखो मैं लिखता हूँ, जैसे 1 नंबर का है तो सिर्फ लिखो वाई, जब भी क्वेश्चन वाई करके पूछे तो तुम आंसर दो भी लिखो बिकॉज, लिखो बिकॉज इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स, लिखो बिकॉज इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स, और फिर यहाँ से कॉपी कर लो, क्राफ्ट आइटम्स रूटेड इन कल्चर एंड आर्टिक ट्रेडिशन फॉर देयर रीजन ऑफर मोर देन जस्ट एस्थेटिक अपील। बस यहाँ तक लिख के छोड़ दो, हो गया 1 नंबर। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 के अनुसार, इस पैराग्राफ 1 के अनुसार द इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट, पूछ रहा है कि जो इंडिजीनियस क्राफ्ट है मतलब जो हाथ से बना हुआ सामान है या लोकल लेवल पे बना हुआ सामान है उसकी क्या क्वालिटी है। तो पहला क्वालिटी है कि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट है, यस सही है। हमसे क्या पूछा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है, रूटेड इन आर्टिस्ट ट्रेडिशन, यस, एस्थेटिक इन अपील, यस, इजिली एसेसेबल नहीं, ये इजिली एसेसेबल नहीं है। तो हमसे एक्सपेक्ट पूछा है तो आंसर हमारा डी होगा, आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। तो जो हमारा सही था वो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था। अब देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका बोल दिया कि पैराग्राफ 2 में मिलेगा, बोला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट से चुनना है। बोल रहा है द यूजेस ऑफ लोकली सोर्स मटेरियल मैक्स द इंडिजीनियस क्राफ्ट को क्या बनाता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली। हम पढ़ा था ना यहाँ पे, जो अंडरलाइन करने का क्या फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली, हमने यहाँ पे पढ़ा था। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर चूजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट इज द इकोनॉमिक फ्रेंडलीनेस। तो इकोनॉमिक फ्रेंडलीनेस यहाँ पे है, बस इसको यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, इको फ्रेंडली हो गया। थर्ड पे आओ, फोर्थ, स्टेट द फॉलोइंग ऑप्शन एज ट्रू फ्रॉम ए टू सी गिवन फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्टिंग पैराग्राफ 2। अच्छा मतलब ए बी सी में हमें क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए टू सी, तो ए से सी में वैसा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो ट्रू है। गिवन फॉर व्हाट, ये जो फ्रेज था ना कि टाइम टेस्टेड मेथड, मतलब यहाँ पे पढ़े थे हम लोगों ने, जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो हमें एक मिला था टाइम टेस्टेड मेथड। अब वो देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, आर्टिसन ऑफन एम्प्लॉय टाइम टेस्टेड मेथड डेट मिनिमाइज वेस्ट एंड अवॉइड हार्मफुल। तो इस फ्रेज का मतलब क्या हो गया, टाइम टेस्टेड मेथड मतलब हो गया कि वो जो आर्टिस्ट है उस काम को बहुत दिन से करते आ रहा है, तो उसे वो पता है कि हम कैसे वेस्ट मटेरियल को कम कर सकते हैं, या वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट को बनाने में। इसका फ्रेज का मतलब तो यही है। अब ऐसा कुछ रिलेटेड अगर ऑप्शन में होगा तो उसको टिक करेंगे। आर्टिसन यूज ट्रेडिशनल टेक्निक डेट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशन। अच्छा सही लग रहा है, आगे बढ़ेंगे। आर्टिसन यूज आउटडेटेड प्रैक्टिस that are no longer relevant in today's commercial market. Artisan follow technique that prioritize speed and mass production over craft। नहीं, mass production तो होगा नहीं। Artisan use outdated practice that are no longer relevant in today's commercial, नहीं ये हो जाएगा। मतलब टाइम टेस्टेड मतलब है कि समय के साथ उसमें बदलाव भी करता जा रहा है। तो आर्टिसन यूज ट्रेडिशनल टेक्निक डेट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशन, मतलब जनरेशन के बाद इफेक्टिव हो रहा था, इसका ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ट्रू। आर्टिसन यूज आउटडेटेड तो ये हो जाएगा फॉल्स। आर्टिसन फॉलो टेक्निक डेट प्रोटोटाइज स्पीड, नहीं स्पीड को प्रोटोटाइज कहाँ करता है, वो तो स्लो है, मास प्रोडक्शन ओवर क्राफ्ट में, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। पांचवा, कंप्लीट द एनालॉगी, एनालॉगी मतलब होगा कि कुछ इसमें कुछ एनालॉगी होगा, कुछ छुपा होगा, बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द टू करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। ये पैराग्राफ 3 बता भी दिया कि वहां पे मिलेगा। देखो फेयर ट्रेड फेयर वेजेस, मतलब कोई व्यापारी है वो अपना धंधा बढ़िया से कर रहा है तो धंधे के बदले उसे बढ़िया वेज मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि अगर एम्प्लॉयमेंट है तो जॉब सिक्योरिटी है, कहीं तुम एम्प्लॉयड हो तो तुम्हें जॉब सिक्योर है। अच्छा मास प्रोडक्शन रिड्यूस प्राइस, हाँ ये भी सही है कि कोई भी चीज़ मास में प्रोड्यूस होगा तो उसका, अच्छा एक ही होगा। पैराग्राफ 3 में देखते हैं कि कहाँ पे बात किया गया है मास प्रोडक्शन का। पैराग्राफ 3 में सपोर्टिंग इंजीनियर्स क्राफ्ट आल्सो लोकल इकोनॉमीज मैनी आर्टिसन डिपेंड सोलियन क्राफ्ट लाइवलीहुड ऑफन वेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ अदर also environmental limited when people purchase their product
It provides a direct income to these artisans, empowering them and encouraging their craftsmanship. Initiative like fair trade further ensure that artisans receive fair wages, fostering economic stability within their economies. तो डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड होगा कुछ, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका जॉब है वो सिक्योर रहेगा। 5 का ए। फिर 6ठा नंबर बोला है कि ये 2 नंबर का है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर 2 नंबर का रहे नहीं तो 2 पॉइंट बना के लिखना है। पहला में अगर वाई से क्वेश्चन पूछे तो लिखो, देखो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज सपोर्टिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम इंडिजिनियस क्राफ्ट को सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट करने से क्या होगा, कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल कम्युनिटी। मतलब जब उनका हाथ का बना हुआ हम खरीदेंगे तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन और स्मॉल कंडीशन सेव होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला लाइन एज इट इज छाप देंगे, सपोर्टिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज बिकॉज, और पैराग्राफ 3 बोला है, बिकॉज लगा के पैराग्राफ 3 में जाएंगे और पॉइंट बनाएंगे 1 और पैराग्राफ 3 में से उसको छाप देंगे। तो यहाँ पहला लिखेंगे बिकॉज मैनी आर्टिसन डिपेंड solely on their craft for livelihood, often working in small communities where opportunities for other forms of employment are limited। पहला। फिर दूसरा पॉइंट मिला लेंगे कि when people purchase their product, it provides a direct income to these artisans, empowering them and encouraging their craftsmanship। बस 2 पॉइंट लिख के फुल स्टॉप देके 2 नंबर मिल गया। आगे बढ़ेंगे। What are the main ideas of paragraph 4 and paragraph 5? मतलब पैराग्राफ 4 और 5 के बाद हमने समराइज किया था, उसका मेन आइडिया क्या था पैराग्राफ 4 में। पैराग्राफ 4 में मेन क्या था कि यहाँ पे बताया गया था प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को बचाया गया था, मतलब प्रिजर्व किया गया था मतलब। और हैंडक्राफ्ट जो प्रोडक्ट था उसका एक स्टोरी था, मतलब कुछ बिलीफ था, कुछ लोग का मान्यता था कि घड़ा के पानी पीने से क्या होता है कि लोग स्वस्थ रहते हैं। ये सही बात भी है, तो ये ट्रेडिशन हो गया। पैराग्राफ 4 में ये बताया गया है। इंडिया में फिर बताया गया कि इंडिया में कौन कौन से जो ट्रेडिशन है जो कि चलते आ रहे हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया, टेराकोटा हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्कल्पचर हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ पैराग्राफ रहेगा उसको हम टिक करेंगे। पैराग्राफ 4 में ये था। तो पैराग्राफ 5 में क्या था कि हमने तो बात किया पीछे कि कैसे इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू बढ़ता है, हमें पर्सनल टच भी मिलता है जब हम लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मास प्रोडक्ट में वो नहीं मिलता है। तो पैराग्राफ 4 में ये बताया गया कि इंडिया में कौन कौन सा ट्रेडिशन चलते आ रहा है और इसमें बताया गया कि हमें पर्सनल टच मिलता है। अब ऐसा रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा तो मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 ठीक है। मेन आइडियाज, चूजिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट हेल्प प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, यस कल्चरल हेरिटेज को बचाता है। हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट लैक इंडिविजुअलिटी, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो लैक नहीं है, वो तो इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है। इंडिजिनियस क्राफ्ट रिफ्लेक्ट आर्टिसन क्रिएटिविटी, यस। इंडिजिनियस क्राफ्ट प्रमोट यूनिफॉर्मिलिटी बाय इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस इन आर्टिसन, नहीं। इंडिजिनियस क्राफ्ट में वही तो यूनिफॉर्मिलिटी नहीं आता है। वो जो टी शर्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मैं एम साइज का, एक फैक्ट्री में एम साइज का टी शर्ट बन रहा है तो आदमी सारे के लिए एम साइज का बनेगा, लेकिन अगर हम टेलर भैया के यहाँ जाते हैं अपना नापी देते हैं तो वो मेरा इंडिविजुअल का वो कपड़ा बनेगा। तो इंडिजिनियस क्राफ्ट प्रमोट यूनिफॉर्मिलिटी, नो। बाय इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस, नहीं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन इनकरेज पीपल टू चूज इंडिजिनियस क्राफ्ट ओवर मास प्रोडक्ट्स यूज, यस। जब हम कल्चरली होमोनाइज हो जाएंगे, मतलब कल्चरली एक हो जाएंगे, तो लोगों को इनकरेज करेगा कि हम इंडिजिनियस क्राफ्ट का यूज करें ओवर दिस। मेन आइडिया पैराग्राफ 4 और मेन आइडिया पैराग्राफ 5। अच्छा, तो पैराग्राफ 4 का मेन आइडिया क्या है? अच्छा, चूजिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट हेल्प प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, यस। तो ये पहला का, ये 4 का है, तो पहला ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्रिएटिविटी, फिर ये ऑप्शन को भी गलत होना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैराग्राफ 4 और 5 में पूछा है। 8वां क्वेश्चन बोला, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर टू टेक एन एक्टिव रोल अलोंगसाइड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सस्टेनिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम जो कंज्यूमर है, जो सामान को खरीदते हैं, तो हमने बताया था कि कंज्यूमर को भी एक एक्टिव लेना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के अलावा
और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कंज्यूमर को भी लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2 नंबर का है। तो आंसर लिखने का तरीका लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर टू टेक एन इफेक्टिव रोल alongside government and organization in sustaining economic growth because point 1 लिखेंगे, because यहाँ पे लिखेंगे because consumer must actively seek an active, लिखेंगे because consumer invest in handcraft rather than opting for cheaper factory made alternative। दूसरा पॉइंट लिखेंगे choosing indigenous craft item is a meaningful step towards a more sustainable and culturally enriched world। 2 पॉइंट लिखे, फुल स्टॉप दिए, हो गया। तो मैंने मतलब इस वीडियो में मैंने क्या बताया, इस वीडियो में मैंने ये बताया कि एक पैसेज को सॉल्व किया जाता है कैसे। पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है। एक पैराग्राफ को पढ़ो, रुक जाओ, इसमें क्या लिखा गया उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पे लिख लो, फिर क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। चलिए तो आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर कभी दूसरे वीडियो में मिलेंगे।